ओके, देन दो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, तो थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? कूलम्स लॉ की थियरी आ गई, मतलब कूलम्स लॉ पे होगा थर्ड न्यूमेरिकल। ओके, ये रहा थर्ड न्यूमेरिकल। देखो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, कूलम्स लॉ ही लगाना है। हमने पढ़ लिया है कूलम्स लॉ, कल पढ़ा था। कौन कौन क्या था कूलम्स लॉ? फॉर्मूला तो पता होगा, क्या था? K into Q1 into Q2 divided by R square। ओके, और वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ लिया था हमने। ओके, सुपरपोजिशन कर देना है वेक्टर फॉर्म में, हमने पढ़ लिया था कूलम्स लॉ। तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, अच्छा, एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and mass respectively। ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। ओके, ये है हमारा एग्जांपल 1.3। क्या बोल रहे हैं कि कूलम्ब लॉ, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्ब लॉ और दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली जो अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसमें सिमिलैरिटी है। कल मैंने बताया था ना, कल डिस्कस किया था ना, उन दोनों में सिमिलैरिटी है। कैसे? जो चार्ज लगता है, जैसे ये मेरा चार्ज है देखो Q1 और से Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो हमने कूलम फोर्स लगाया वो कितना लगेगा? K Q, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं। ओके, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही था। ओके, और वैसे ही अगर मैं, हम जो ग्रेविटेशनल पढ़े थे वो, तो अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है m1, ये चार्ज है, और ये ऑब्जेक्ट है m1 और ये ऑब्जेक्ट है m2, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना लगता है? Fg इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और d स्क्वायर। ओके, व्हाटएवर, r स्क्वायर ही लिखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दोनों डिस्टेंस ही है। ओके, तो r का स्क्वायर यही है। ये हमें पता है कि दोनों में सिमिलैरिटी ऐसे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि पहले दोनों में कांस्टेंट आता है, फिर वहां पर दोनों में चार्ज है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पर भी वही चीज है। ओके, तो अब फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, देखो, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस, ये रहा, ये कूलम्स लॉ यहाँ पे आ गया। ओके, ये है हमारा कूलम्स लॉ और ये है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, एंड न्यूटन, देख कूलम है, ग्रेविटेशनल लॉ लेकिन है कौन सा? न्यूटन। साइंटिस्ट का नाम लिखा ना, फिर इसको बुरा ना लगे। ओके, तो न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। ओके, सो कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है वो, और न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमने लिख लिया दोनों। तो क्या बोल रहे हैं? फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। अब देखो क्या बोल रहे हैं, बोथ हैव, दोनों में इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। हाँ, यहां पर भी है और यहां पर भी है, डिस्टेंस के जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो देखो डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? पहला ए, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, तो इनकी स्ट्रेंथ पता करनी है, मतलब कंपेयर करना है। कंपेयर, जब भी कंपेयर करने को बोले ना तो रेशियो निकाल लेना है। ओके, सो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दोनों के मैग्नीट्यूड्स निकालो और फिर उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करो। कैसे? दोनों का रेशियो निकाल कर। ओके, दोनों का रेशियो, जैसे वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर हमें रेशियो निकालना है कि भाई Fe बाई Fg किया तो क्या आया। ओके, तो वो हमें करना है। पहला पॉइंट कब कब करना है? पहला केस, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। ओके, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है, उनका चार्ज सेम है, मास सेम नहीं है। कौन एकदम हल्का वाला है? किसका मास बहुत ही ज्यादा कम है? किसका ज्यादा है और किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? यहां मत देखना ये तो पता है, हमें केमिस्ट्री में पढ़े थे हम, किसका मास ज्यादा होता है और किसका मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है या प्रोटॉन का ज्यादा होता है? प्रोटॉन का ही ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का तो हम नेग्लिजिबल गिनते हैं, याद आया?
ओके प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक मास भी हम, एटॉमिक मास मतलब क्या, एटॉम का मास, एटॉम के मास में हम इलेक्ट्रॉन को तो गिनते ही नहीं है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉम के मास में ही इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनते, क्यों, वो एटॉम में नहीं है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको गिनते ही नहीं। ओके तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू दी प्रोटॉन, लेकिन यहां पर हम मास अगर रखेंगे तो फिर फोर्स में चेंजेस आएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन लिया और प्रोटॉन लिया, एंड सेकेंड बार दोनों के दोनों प्रोटॉन लिए, अलग अलग केस है, दो केस है, दोनों केस में स्ट्रेंथ निकालनी है। देखो कितना लंबा न्यूमेरिकल हुआ। ओके पहले तो ए पार्ट है, और ए पार्ट में ही दो पार्ट है कि पहले दो चार्ज लिए थे, एक प्रोटॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दूसरे केस में दोनों के दोनों प्रोटॉन। ओके दो न्यूमेरिकल तो हो गए यहाँ पर। आगे और बढ़ते हैं, बी पार्ट में क्या बोला है, एस्टिमेट द एक्सीलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शंस व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट। ये भी याद रखना है। अब तक जो भी हम पढ़े हैं ना सब कुछ ही याद रखना है, हर बार नहीं मैं बोलूंगा कि याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो मैं कुछ भी पूछूं, जैसे कि के की वैल्यू क्या थी, टीशा याद है, के की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁻⁹। वेरी गुड, ओके करेक्ट है ना, वेरी गुड बोल दिया तो करेक्ट ही होगा। अच्छा ओके करेक्ट, ओके तो सारी वैल्यू याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85 × 10⁻²। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर, उल्टा उल्टा उल्टा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। डन, तो वो सब कुछ याद रखना। अभी हर बार मैं बोलूंगा नहीं, अभी थोड़ा वो पनिशमेंट बाद में रखेंगे, अभी टाइम नहीं है ऐसा। लेकिन याद रखो, जितना अच्छे से याद रखोगे उतना फिर इजी हो जाएगा, जितना भूल जाओगे उतना फिर एग्जाम के आगे यार कितना याद रखना है, कुछ कितना याद रखना नहीं है, सब इजी है। वो पहाड़ मत बनने दो, छोटा छोटा हो तभी क्लियर करते जाओ। ओके चलो, तो सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो पता है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर मतलब -9, माइक्रो मतलब निर्भय तुम बताओ, नहीं यार कितना होता है, -3 -4 6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली मतलब 10⁻⁻3, 4 तो कुछ है ही नहीं। ओके मिली मतलब 10⁻⁻3। ओके चलो, तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट। ओके अब ये भी याद रखना है, फिर से नया आया याद रखने का। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg, याद रखना है हमेशा के लिए। प्रोटॉन का मास एटलीस्ट 2 साल के लिए। ओके तो चूंकि सर 2 साल क्यों, कॉलेज करोगे तो कॉलेज में भी तो आएगा। ओके अच्छा चलो, 1.67 × 10⁻27 kg। ओके तो इतना मास होता है किसका, एक प्रोटॉन का। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.11 × 10⁻31 kg। ओके तो आगे का नंबर चलो तुम नेग्लेक्ट भी करो तो भी यहां पर क्या है 10⁻31, और यहां पे क्या है 10⁻27, मतलब 10⁻4 का डिफरेंस। 10⁻4 मतलब 10,000, तो 10,000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम है। रफली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास 10,000 टाइम्स कम है। डन, ओके फिर से याद रह गई वैल्यू क्या थी, 1.67, प्रोटॉन में 1.67 है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और प्रोटॉन का भी चार्ज है 1.67 ही है, वो भी हम जो बोलते हैं ना 1.6 × 10⁻⁻19। ओके तो वो भी क्या है 1.6 × 10⁻31 kg, वो कितना कम है। एक प्रोटॉन की बात चल रही है ना भाई, एक प्रोटॉन का मास इतने केजी में है 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻27 kg, लेकिन आगे का नंबर क्या है 9.11। डन, याद रह गया, पढ़ लो एक बार फिर से क्या क्या है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास याद रख लो, बोलो 5 बार माइंड में बोलो।
हो गया? ओके, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो वो है 10⁻31 kg। ओके, देखो प्रोटॉन का कितना है 10⁻⁻20, वो ज्यादा है ना। ओके, और इलेक्ट्रॉन का कम है, तो प्रोटॉन का 10⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 kg। जो ज्यादा होगा उसका 10⁻- कम होगा, क्योंकि माइनस में है ना। अगर प्लस में होता तो ये 10⁻31 ज्यादा होता, तो वो फिर प्रोटॉन का हो जाता। ओके, लेकिन माइनस में है तो ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ओके, सो पहले तो वो कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, 10⁻27 इज बिगर देन दैट ऑफ द 10⁻31। ओके, तो जो बिगर होगा वो किसका होगा? प्रोटॉन का, और जो स्मॉलर होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो 10⁻27 प्रोटॉन में आएगा और 10⁻31 किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन में आएगा। अच्छा, प्रोटॉन में कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन में तो 911 याद रख लो, 911 ओके, 911 क्या है पता है? मूवी किसकी मूवी है वो? किसके ऊपर मूवी बनी है? Twin Towers. हाँ, वो ओसामा बिन लादेन ने प्लेन घुसा दिए थे ना अमेरिका में, उसके ऊपर मूवी बनी है। अच्छा हुआ डेट ऐसा नहीं बोले। तो वो तो 9/11 एक डेट है, और क्या। अच्छा चलो, सो 9.11 इंटू 10⁻31 kg ये इलेक्ट्रॉन का मास है। डन, याद रह गया सब कुछ। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल समझ तो गए क्या है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ गए। अब न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें 2-3 न्यूमेरिकल एक साथ है। पहला ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में बोल रहे हैं स्ट्रेंथ कंपेयर करो। स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करनी है? उनका रेशियो निकाल कर। अच्छा ठीक है, तो रेशियो निकाल रहे हैं बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, पहले केस में ए में, फर्स्ट केस में क्या है? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, तो मैंने यहां पर ले लिया है इलेक्ट्रॉन और दूसरा यहां पर ले लिया है प्रोटॉन। पहला केस, ओके, केस 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लिया तो सबसे पहले मैं कूलम्स लॉ से फोर्स फाइंड कर रहा हूं। ओके, एफ ई के की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10⁻9। ये तो याद रखी हुई है। यूनिट क्या होगा? Newton into meter स्क्वायर। upon c square. हाँ, ओके, सो 9 इंटू 10⁻9। अब देखो Q1 मतलब एक चार्ज और Q2 मतलब दूसरा चार्ज, तो दोनों चार्ज की वैल्यू तो सेम ही है। हम तो अभी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रॉन का भी वही है, प्रोटॉन का भी वही है। तो K की वैल्यू लिख दी इंटू Q1 है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सपोज ये Q1 है मेरा और ये Q2 है, तो Q1 का चार्ज भी वही है और Q2 का चार्ज भी वही है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों लिख दिया, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। वो गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन किसके लिए? ये अभी नहीं, देखो फर्स्ट केस के लिए ये 10 एंगस्ट्रॉम नहीं गिवन है, वो बी पार्ट के लिए गिवन है। मतलब हमें डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, तो रहने दो, छोड़ दो वैसे ही, आर का स्क्वायर। डन, खत्म। ओके, क्या किया हमने? सिर्फ हमारे फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, के की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू पुट की और Q2 की वैल्यू पुट की। आर स्क्वायर गिवन नहीं है तो छोड़ दिया। डन, ओके। नेक्स्ट निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम वैल्यू पुट करते हैं, यहां जो तुम अभी वैल्यू बोले थे वो। ओके, तो G की वैल्यू नहीं, तुम तो H की वैल्यू बोले थे। ओके, तो G की वैल्यू याद रखो। याद है किसी को G की वैल्यू? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.676 इंटू वाला मेन है। minus 12 10⁻⁻12 6.67 इंटू 10⁻12। ओके, देखो यहाँ पर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? G where MP ME are the masses। ओके, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया भाई, नहीं लिखी हुई है। हाँ, तो याद रखना। ओके, 6.67 इंटू 10⁻12। चलो, तो ये G इंटू M1 क्या है? हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास अभी तो हमने याद रखा, क्या था? 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू प्रोटॉन का मास, तो अभी हमने वो भी याद रखा, 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
खत्म, डन, दोनों लिख दिया। अब दोनों की स्ट्रेंथ देखो क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली रेशियो ही निकाला है। तो सेकंड क्यों लिखा हुआ है? ऑन सिमिलर लाइंस द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू, अच्छा ये दूसरा है, ये रहा पहला। अच्छा तो डायरेक्टली क्या किया हुआ है उन्होंने, तो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आंसर कैसे आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा। ओके तो ये वैल्यू पुट कर लो। तो देखो जैसे मैं एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी ये वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर, वो तो कट ही हो जाएगा। तो फिर जो है उसका कैलकुलेट कर लो क्या क्या है। अब फिर से लिखो क्या, चलो लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दूसरी बार भी वही है तो इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻12 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। डन, ओके दैट्स इट। ये आंसर कर ले कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। लाओ कहाँ गया कैलकुलेटर, हाँ हमारा आंसर आया है, इन लोग का आंसर क्या है, इन लोग के आंसर से तो हमारा आंसर थोड़ा चेंज है, तो कोई गलती है क्या? फिर से एक बार कर लो, थोड़ा ही चेंज है, 2.2 आया है, लेकिन फिर से एक बार कर लेता हूँ। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19, ओके डिवाइडेड बाय divided by divided by मे भी शायद गलती होगी। आंसर है हमारा 2.27 into 10 to the power 40. This is our answer. Okay. इनका 10⁻39 आ रहा है। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखी है? ये वैल्यू तो हमने एग्जैक्ट रखी हुई है, सारी वैल्यू तो एग्जैक्ट रखी हुई है। हाँ नेगेटिव साइन तो हम कर लेंगे उसका, नेगेटिव तो सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन चार्ज तो सेम ही है। तो हमने जी की वैल्यू ले तो ली है तो सही है, फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। गूगल ले स्मॉल जी सही लिखी हुई है, 10⁻11। ओके हमने 12 ले लिया ना, देखा तो इसलिए आंसर नहीं आया। ये कितना है? 10⁻11 6.6 इंटू, मैं एक भूल गया 6.6 इंटू 10⁻12 नहीं है, 10⁻11 है। ओके सो दिस इज 10⁻11। तो हमारा आंसर आया है 2.27। ये रब कर देता हूँ, तो हमारा आंसर है 2.27 इंटू 10 to the power 39 न्यूटन। ओके न्यूटन नहीं लिखेंगे क्यों? क्योंकि फोर्स बाय फोर्स है तो यूनिट तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ओके डन। अलग से यहाँ पे लिखोगे तो चलेगा, ये इतना न्यूटन है और ये भी इतना न्यूटन है, रेशियो निकालेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि फोर्स बाय फोर्स है। ओके सो दिस इज आवर, सिंपली हमने कंपेयर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, तो उनके बीच में क्या होगा? एट्रैक्शन होगा।
एट्रैक्शन होगा। तो अगर हमें दिखाना हो कि ये जो फोर्स लग रहा है वो एट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्जन फोर्स है, अगर हम ऐसे दिखा देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, चार्ज तो दोनों का सेम है, तो वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों में से एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, वो दिखाना हो तो। और अगर तुमने ऑलरेडी दिखा दिया है तो फिर नीचे सेंटेंस लिख देना, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। अगर दो इलेक्ट्रॉन होते, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्जन फोर्स लगता, तो दोनों इलेक्ट्रॉन होते रिपल्जन लगता, तो आंसर किस में आता, प्लस में। अगर दोनों प्रोटॉन होते तो भी रिपल्जन लगता, और तो भी रिपल्जन लगता, तो भी आंसर किस में होता, प्लस में। तो माइनस आंसर कब आएगा, जब एक प्रोटॉन और जब एक इलेक्ट्रॉन हो तब। यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने माइनस नहीं लिखा, लेकिन अगर माइनस लिखे तो सेंटेंस लिख देना है। यहां उन्होंने मोड इसीलिए लिखा हुआ है, देखो इन्होंने मोड कंसीडर कर दिया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने माइनस कंसीडर किया है। देखो ये क्या है, Fe माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला में तो माइनस नहीं है, फॉर्मूला तो हमारा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, माइनस के थोड़ी है। लेकिन माइनस साइन क्या शो करता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और माइनस साइन क्या शो करता है, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो लाइक चार्जेस, वो सब हमने पढ़ लिया थियरी में, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्जन होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो भी रिपल्जन होता, दोनों प्रोटॉन होते तो भी रिपल्जन होता। तो रिपल्जन के लिए पॉजिटिव साइन, अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव साइन। यहां पर दोनों अलग अलग है, अनलाइक चार्ज है, दैट्स व्हाई माइनस। ओके, तो उन्होंने इसलिए यहाँ माइनस लिया होगा। देखो दूसरे में नहीं लिया होगा क्योंकि दूसरे में दो प्रोटॉन की बात चल रही है, दूसरे में तो अलग से लिखा ही नहीं, डायरेक्टली मोड में ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें भी शो करना है तो वैसे हम शो कर सकते हैं, क्या कि ये है, इसको हम माइनस कंसीडर जब करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है, Q1 और Q2 में से एक कौन सा है पॉजिटिव और एक कौन सा है नेगेटिव। ओके, और अगर प्लस शो करे उसका मीनिंग क्या है, दोनों सेम है, दोनों या तो इलेक्ट्रॉन है और दोनों या तो प्रोटॉन है। अंडरस्टूड। अब वो माइनस लिखे तो सर एक ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो वापस माइनस आंसर आएगा। लेकिन उस केस में यहां भी हम माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कौन सा होता है, वो तो ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव होता नहीं है, तो वो तो अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन होता है इसलिए हम उसको माइनस लिखेंगे। अगेन माइनस माइनस कट हो जाएगा। वो सब ना करना हो तो तुम जैसे हमने किया वैसे ही सिंपली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बुक जैसा मोड में लाओ, ये सब करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि लिख किस वजह से रहे हैं। ओके, अगर ये माइनस लिखा हुआ है वो क्या शो कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में भी माइनस लिखा, ये क्या भाई, माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। माइनस साइन इज जस्ट फॉर द इंडिकेशन दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर रिपल्सिव फोर्स होता तो प्लस और अट्रैक्टिव फोर्स होता तो माइनस, वैल्यू उतनी की उतनी ही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, समझ में आ गया। ये हमने स्ट्रेंथ कंपेयर कर ली, एक प्रोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट केस हमारा हो गया। हमारी छोटी सी गलती ये याद रह गया ना, क्या है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, किसकी वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू। याद रह जाएगा, मुझे तो याद ही रह जाएगा, गलती हो गई, तुम लोग भी याद रख लेना। ओके, अच्छा चलो हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, फॉर 2 प्रोटॉन्स। यही केस, थोड़ा ही चेंज, देखो यही केस लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अरे यार शिट, ओके, यही केस थोड़ा सा चेंज क्या है कि अब ये एक चार्ज है वो भी प्रोटॉन है और ये दूसरा चार्ज है वो भी प्रोटॉन है, बोथ प्रोटॉन। तो बोथ प्रोटॉन्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, Fe कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला, K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹। K Q1 क्या है, प्रोटॉन, Q2 क्या है, प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम, तो वापस मैं लिख देता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो r का स्क्वायर लिख दिया। फिर वापस एक स्टेप बाय स्टेप गिनना पड़ेगा, उन्होंने तो आंसर लिख दिया है डायरेक्टली, हमें गिनना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो ये Fe हो गया। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से Fg, तो Fg की वैल्यू, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये G हो गया। G m1 मतलब प्रोटॉन का मास। हाँ बोलो। सर इसके पहले वाले हमने दो बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यों लिखा, एक Q1 के लिए और दूसरा Q2 के लिए। तो सर दोनों प्रोटॉन ही लेते हैं।
नहीं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, लेकिन चार्ज तो दोनों का सेम है ना, भूल गए। चार्ज मास नहीं, चार्ज। यहाँ पे देखो मास अलग अलग लिए हुए हैं, 9.11 और 1.67, ये मास की बात है, जी की बात। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम लॉ में तो दोनों चार्ज होते हैं, और चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों की वैल्यू सेम ही है। याद आ गया? ओके, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो m1 प्रोटॉन है और m2 भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 m1 हो गया, m2 भी वही है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। डन। बस अभी फिर से जो अभी किया था वही, तो Fe बाई एफ जी। ओके, आर स्क्वायर तो कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दो बार है ना। ओके, डिवाइडेड बाय ये, तो डिवाइडेड बाय क्या आया 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। डन। आर स्क्वायर डायरेक्टली कट कर दिया है, तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, विच इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, दो बार ले लिया, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19, दो बार ये भी ले लिया। अच्छा, डिवाइडेड बाय 6.67 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻11। जितना इजीली मैं ये कर रहा हूँ ना, तुम्हें वो कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय 1.67, अच्छा, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻27, एक बार। अच्छा, फिर से वो सब करना है, डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻27। अच्छा, 36 रेस टू में आ रहा है। ए, इनका तो दोनों टाइम आंसर, हाँ 36 आ रहा है, करेक्ट। तो सही है, आंसर क्या आया है हमारा 1.24 इंटू 10⁻36। दिस इज द आंसर। अगर दोनों प्रोटॉन होते तो इतना होता, दोनों प्रोटॉन होते तो ये आंसर आता, और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जो स्ट्रेंथ कंपैरिजन है, उसका आंसर कहाँ गया, वो ये रहा 2 पॉइंट। इसको कुछ अलग कलर दे दो, तो दिस इज द आंसर 1 एंड दिस इज द आंसर 2। डन। वो 2.4 है उनका, हमारा 2.27 है, मतलब 2.3 है, ऐसा मान लो। ओके, 10⁻30, ये पीछे वाला आंसर सही होना चाहिए, 10⁻39 10⁻36। समझ में आ गया? तो ये एक केस के दो पार्ट थे, वो हमने क्लियर किए। यहां तक का समझ में आ गया? ओके, चलो अभी बी पार्ट भी है, तो और आगे बढ़ेंगे। हाँ, ओके, सो बी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं? बी पार्ट में बोल रहे थे, कहां गया, ये रहा, एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उनके बीच का क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शंस व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। फिर से ये है मेरा कौन, इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्यों बनाया मैंने, ऐसे दिखाते हैं ना, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन। तो वो एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लिया तो अट्रैक्शन ही होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शंस, दोनों ऑपोजिट है, अनलाइक है, तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम, इन द सेंस 10⁻10 मीटर अपार्ट। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। मतलब इस केस में अब तुम्हें r गिवन है, r कितना है, 10⁻⁻10 मीटर, ये दोनों है। अच्छा, अपार्ट, तो बस
पता करो। अच्छा, सबसे पहले फोर्स कितना लगेगा वो तो पता कर ले। तो इलेक्ट कूलम्स लॉ से ही हमें तो पता चलेगा। तो के है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2। तो Q1 भी ये है, मतलब Q1 Q2 अलग अलग है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन दोनों के चार्ज तो सेम है। तो वही लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डन, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये 10⁻10 है, उसका स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स। तो यहाँ पे दूसरी बार भी लिख देता हूँ 10⁻10। अब यहाँ पर तो न्यूटन लिख ही सकते हैं हम, न्यूटन। डन, ये हमने कूलम्स लॉ, सिंपली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्स लॉ अप्लाई किया। के 9 इंटू 10⁻9, Q1 इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 ये लिख दिया। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जो है उसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिया हमने। अच्छा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। लाओ क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ओके इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻10 2.3 10⁻8 क्या है, क्या गिना है या डायरेक्ट आंसर दे दिया है? हाँ गिना है। ओके ओके, तो आंसर क्या है 2.304 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना फोर्स लगेगा। अच्छा, लेकिन हमें तो फोर्स पता करना का बोला ही नहीं था, हमें तो बोला था कि उनका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कोई बात नहीं, फोर्स पता चल गया। अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर लो। तो न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma। अगर मुझे A ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, F बाई m। तो फोर्स तो दोनों के लिए सेम लग रहा है, फोर्स तो दोनों के लिए सेम ही लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास दोनों का अलग अलग है। ओके, तो अगर मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन तो फोर्स तो मैं इतना ही लूंगा, कितना 2.304 इंटू 10⁻⁻8, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास दूंगा यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, कितना है इलेक्ट्रॉन, विदिशा याद करो, इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻27 या 10⁻31, बस इतना आंसर दे दो। 10⁻31। हाँ वेरी गुड। हाँ और आगे 9.11। करेक्ट। ओके, सो 9.11 इंटू 10⁻31 ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.11 डिवाइडेड बाय 10⁻31। हाँ, तो द आंसर इज 2.53 इंटू 10⁻23। इतना ज्यादा है नहीं, 22 है, 22 2.53 इंटू 10⁻, यार 2.53 इंटू 10⁻22। यस, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इनका क्या आया है, वही आया है, वही आया है। ओके, और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो फोर्स तो उतना ही है, 2.304 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का मास। अब बोलो दिशा क्या होगा, 10⁻27 वाला, लेकिन आगे क्या होगा, नहीं तो 1.67। ओके, 7 नहीं याद रहे तो भी चलेगा, 1.6 रहने दो। ओके, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये kg में है यार। ओके, वो kg में लोगे तभी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, सारे के सारे ऐसा यूनिट है। अच्छा तो 2.304 तो है हमारे पास, इंटू 10⁻⁻8 है। अच्छा, डिवाइड बाय 1.67 करना है। ओके, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻27 करना है।
ओके, तो द आंसर इज 1 पॉइंट, ये तो रफली 4 ही हो गया, तो 1.4 इंटू 10 टू दी 19, 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आ गया आंसर, आ गया। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? सिंपली दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो अभी ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी अट्रैक्शन फोर्स ही होता, क्योंकि ग्रेविटेशन तो हमेशा एक्सेलरेशन मतलब हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही अट्रैक्शन फोर्स में होता है। लेकिन उन्होंने कौन सा बोला है वो ध्यान से पढ़ो, थोड़ा न्यूमेरिकल ट्विस्ट करने के लिए यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड चेंज कर देंगे। ये न्यूमेरिकल को चेंज करने के लिए यहां पर सिर्फ क्या बोलेंगे, estimate the acceleration of electron and proton due to the gravitational force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्ड को रिप्लेस कर दिया ग्रेविटेशन से, पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्या होगा ऐसा पूछा तो क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रिकल की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन ऐसा पूछ लिया तो क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने कूलम्स लॉ लगाया था, वो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G की वैल्यू लिखेंगे 6.67 इंटू 11 इंटू m1, तो m1 है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास लिखेंगे 9.11 इंटू 10⁻⁻31, फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, मतलब वो तो नीचे सेम ही आएगा। उसका जो फोर्स आएगा अगेन फिर सेम मेथड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल की जगह ग्रेविटेशनल बोल दे तो यहां से न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा, आंसर भी चेंज हो जाएगा। फिर हम यही करके आ जाएंगे और हम बोलेंगे कि यार बुक में जो आंसर है वो आया नहीं, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुक में जो पूछा है वो पूछा ही नहीं उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अंडरस्टूड? तो ध्यान से, तो उन्होंने बोला है कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बोला है तो इलेक्ट्रिकल कूलम्स लॉ लगाओ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ लगाओ, वो लगाओगे, उसके बाद जो भी फोर्स मिला, फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अभी हम सोचेंगे सर दोनों के बीच में सेम फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी सेम ही होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन जिसका मास कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, वो तो पता ही है ना। जो तुम 60 kg के और मैं सपोज 70 kg का, तो तुम ज्यादा फास्ट भाग सकते हो, ओके, थियरिटिकली। तो वो फिर देखो यहाँ पर वो अप्लाई होता है क्या? इलेक्ट्रॉन कितना आया 10⁻²2, ये कितना आया 10⁻19। देखो प्रोटॉन भारी है तो उसका एक्सेलरेशन कम है, इलेक्ट्रॉन हल्का है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, देखो 10⁻22। तो ऑब्वियस है जिसका मास ज्यादा होगा वो स्लो होगा और जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेज भागेगा। मोटू और पतलू, तो पतलू जीत जाएगा ना रेस में, ओके। तो मोटू कौन है? प्रोटॉन, और पतलू इलेक्ट्रॉन। डन। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं न्यूमेरिकल का, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्स लॉ, मतलब न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? कि दोनों जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाँ सही बात है, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स कितना होता है? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अब बोला है उन्होंने फर्स्ट केस में कि अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करो बाय टेकिंग देयर रेशियो, ऐसा बोला है। तो हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड किया सारी वैल्यू पुट करके, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड किया सारी वैल्यू पुट करके। उसमें यहाँ पे भी और एक मिस्टेक जो हो सकती है वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, उसमें तुम r की जगह 10⁻10 मत ले लेना, वो केस 2 के लिए है। स्टूडेंट्स कई बार वो ले लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल गिन लेते हैं कि f की ये वैल्यू, वो तो ऑटोमेटिकली कट ही होगा रेशियो करेंगे तो, ओके, वो मत ले लेना। वो ये वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम किसके लिए है? ओनली डी पार्ट के लिए है, ए पार्ट के लिए वो वैल्यू नहीं गिवन है। हाँ, अगर ए पार्ट के लिए भी डिस्टेंस गिवन है तो वैल्यू पुट कर देना, ओके। तो ये गलती होती है, दैट्स व्हाई मैं पहले से बता रहा हूँ। तो ये वैल्यू पुट कर दी, दोनों का रेशियो ले लो और तुम्हारा आंसर आ गया।
ओके फिर दूसरे केस में अभी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, अब दूसरे केस में दोनों प्रोटॉन, तो कोई बात नहीं, दोनों प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उतना ही आएगा। क्यों? चार्ज तो दोनों का सेम ही है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो जाएगा क्योंकि मास दोनों के अलग अलग है। तो दोनों प्रोटॉन होंगे तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुम्हारा वही होगा। देखो ये वैल्यू 9 10⁹ 9 10⁹ 1.6 सेम ही आया, ये तो सेम ही है, लेकिन ये g वाला अलग हो जाएगा। ओके ये g देखो, ये m1 और m2, और यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो गए 1.67 इंटू 10⁻⁻27। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गया। वो जो हो गया उसका रेशियो ले लो, रेशियो ले लिया तो आंसर आ गया, दैट्स इट। ओके यहाँ पर एक इंडिकेशन और बता सकते हैं, आंसर पॉजिटिव मींस व्हाट, रिपल्सिव फोर्स, एंड आंसर नेगेटिव मींस व्हाट, अट्रैक्टिव फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक भी अगर एक मतलब दोनों में से दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन शो करने के लिए हम माइनस साइन लिख सकते हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है, अदरवाइज तुम ऐसे करोगे तो भी चलेगा। ओके तो चलेगा, लेकिन फिर तुम बताना ये मैं जो बोल रहा हूं वो, कि if one is proton and one is electron then it is a attractive force, and attractive force we can indicate by the negative sign, and if both are protons and if both are electrons then repulsive force between them। ओके और repulsive force होगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन से। यहां पर दोनों के दोनों क्या है, और यहां पर तो हमें एक पहले केस में तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो वहां पर तो नेगेटिव दिखाना चाहिए, वहां पर नेगेटिव दिखाओगे तो भी वो पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेंथ का रेशियो ले रहे हैं। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ग्रेविटेशन तो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव वापस वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई बुक में मोड दिया हुआ है। हम मोड ना लें और सिंपल सिंपल ऐसे गिने तो फिर तुम्हें एक सेंटेंस सिर्फ लिख देना है कि plus sign indicates that they are like charges and negative sign indicates that they are unlike charges. Between unlike charges attraction force is there and between like charges repulsive force between them. Okay, वो हमने लिख दिया। सेकंड केस, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम लगेगा, और वो कौन सा होगा, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन करेंगे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो पहले फोर्स फाइंड करो और फिर न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन फाइंड करो। दोनों के मास देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें ये वैल्यू गिवन है, लेकिन जनरली वैल्यू नहीं गिवन होती, जनरली वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की गिवन नहीं होती। ओके फिर हम अगर हमें याद नहीं है तो यहीं पे अटक गए, आगे गिन ही नहीं सकते क्योंकि वैल्यू ही नहीं पता। ओके तो अगर भूल जाओ, भूलना तो नहीं है मारूंगा, लेकिन भूल गए तो एटलीस्ट उतना तो याद रखना 10⁻31 10⁻27 वो वैल्यू पुट कर दो, तो भी तुम्हारा 10⁻22 और 10⁻19 तो आ ही जाएगा, आगे का नंबर नहीं आएगा, मार्क्स मिलेंगे। ओके वेरी रेयर केस में भूल गए तो भूलना मना है। ओके लेकिन भूल गए तो छोड़ नहीं देना है, करके तो आना ही है, तो कैसे करके आना है वो बता रहा हूं। ओके समझ में आ गया, पक्का? ओके तो ये था हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3। अंडरस्टूड? थोड़ा लेंदी था क्योंकि एक्चुअली 3 न्यूमेरिकल्स डाली है इसके अंदर, लेकिन समझ में आ गया, पक्का? श्योर? ओके तो इतना रखते हैं आज।